हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिग्मा एजुकेशन। हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.3 उसका इंट्रोडक्शन। पहले हम जितने भी फार्मूलाज हैं एक्सरसाइज से पहले, जितने भी कॉन्सेप्ट है उनको समझेंगे और बहुत शॉर्ट में समझेंगे। उसके बाद जो है आप लोग खुद ट्राई करेंगे क्वेश्चन। जब क्वेश्चन नहीं होता है तो तब सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हैं। पहले सॉल्यूशन मत देखना, पहले खुद कोशिश करना सारे इसमें फार्मूलाज कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद। टॉपिक है हमारा प्लेन। प्लेन कोई स्पेस में है 3D में, ठीक है। कोई भी सरफेस एरिया जो है या सरफेस हो सकता है प्लेन में, है ना, स्पेस में। यहाँ पे एक्स वाई जेड एक्सिस बनाई है, ये मैंने क्या बना दिया, यहाँ पर प्लेन है ये, ठीक है। और इस प्लेन पर कोई पॉइंट हमारे पास पी क्या है, एनी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हैं, और इसको हमने ओरिजिन से मिला दिया तो हमें यहाँ पर मिलेगा एक ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर जिसको हम बोलते हैं आर वेक्टर, वो होता है एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जेड के, ठीक है। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप वेक्टर फॉर्म में हमने ये लिख लिया, ठीक है। और इसी पर कोई पॉइंट है एम, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारे पास डी, ठीक है। और एक इस प्लेन के परपेंडिकुलर हमने एक नॉर्मल वेक्टर डाला, एन वेक्टर। हमें यहाँ पर निकालना है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म नाम आ रहा है तो वहाँ पर हमारे पास नॉर्मल वेक्टर मिलेगा। और इसी का हम अगर मैग्नीट्यूड 1 ले लेंगे वो मिल जाएगा यूनिट वेक्टर, ठीक है। वो क्या मिल जाएगा, हमें एक यूनिट वेक्टर मिलेगा इसी नॉर्मल वेक्टर पर। यहाँ तक क्लियर हुई सभी को? ये किसके परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है प्लेन के। नॉर्मल वेक्टर जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है प्लेन के। अगर एक लाइन है इस पर हम नॉर्मल डालेंगे तो ये इसके परपेंडिकुलर होगा। ये नॉर्मल है और ये हमारे पास लाइन है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो इक्वेशन क्या होगी प्लेन की इन नॉर्मल फॉर्म में, वो हो जाती है हमारे पास आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, नॉर्मल ले लो या यूनिट वेक्टर ले रहे हैं हम यहाँ पर, है ना। नॉर्मल कौन सा, यूनिट वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल टू डी। ये जो रिलेशन निकल कर आता है इसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत वीडियो लेंथी हो जाती है। बाद में कभी हम डिस्कस करेंगे इसके डिटेल में किस तरह से ये आया। आपको समझना है और ये फार्मूला याद रखना है। इसका डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू डी, ये मिलेगी हमें वेक्टर इक्वेशन या वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन, ठीक है, या वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। ये हम बोल सकते हैं इसको वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। मेन चीज जो आपको याद रखने की है वो ये है आर एन और डी हमारे पास तो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेयर आर क्या है हमारे पास, आर पोजीशन वेक्टर है ऑफ एनी पॉइंट, ये ध्यान रखना, एनी पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हैं ऑन लाइन क्यों, सॉरी प्लेन की बात हो रही है, प्लेन पर है। और जो हमारे पास एन है ये है नॉर्मल यूनिट वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर टू प्लेन, ये आपको याद रखना है। डी है हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम, कहाँ से, ओरिजिन से, ठीक है। इतना आपको इसमें याद रखना है ये क्या क्या है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं फॉर्म 1, क्योंकि एक और फॉर्म आएगी भी निकल कर, इसलिए हमने इसको माना फॉर्म कौन सी है, 1 है। ये है वेक्टर फॉर्म वेक्टर इक्वेशन। इसी की हमें लिखनी है
कार्टेशियन इक्वेशन, ये कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म, ये इसको हम बोल सकते हैं कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, तो कार्टेशियन इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो आर वेक्टर होता है हमारे पास एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। ठीक है, ये सभी लोग जानते हैं। अब जो यूनिट वेक्टर है, ठीक है, नॉर्मल का यूनिट वेक्टर क्या होता है? एल आई एम जे प्लस एन के, पहले ही हम लिखवा चुके हैं। यूनिट वेक्टर के जो ये एल एम एन, ठीक है, यहाँ पे जो ये कंपोनेंट है आई जे के जो कोफिशिएंट हैं, ये कहलाते हैं डायरेक्शन कोसाइन। यूनिट वेक्टर के एल एम एन क्या है? डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यू मैं रखने जा रहा हूँ वेक्टर इक्वेशन में, इसमें यहाँ पर मैं रखने जा रहा हूँ। तो आर है हमारे पास एक्स आई प्लस वाई जे जेड के डॉट एन की वैल्यू है एल आई प्लस एम जे प्लस एन के इजिकल टू डी। बेसिकली हमें यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म में जो कंपोनेंट हैं आई जे के वो हमें रिमूव करने होते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट अगर हम इसका निकालेंगे तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इजिकल टू डी, ये मिल जाएगी आपको कार्टेशियन इक्वेशन। किसकी? प्लेन की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अभी हमने बात करी फॉर्म 1 की, अब हम निकालेंगे फॉर्म 2। फॉर्म 2 में क्या है? ये जो हमने यूनिट वेक्टर लिया है, अगर हमारे पास सिंपल जो नॉर्मल वेक्टर है वो निकल कर आए तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी? अब हम बात करने जा रहे हैं फॉर्म 2 की। फॉर्म 2 में हम देखें तो हमें मिलेगा r इजिकल टू डॉट एन वैक्टर इजिकल टू डी। ये मैंने डी कैपिटल से डिनोट करा है। डी मैंने किससे डिनोट करा है? कैपिटल से डिनोट करा है, जिसकी वैल्यू होती है डी इजिकल टू डी और ये मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल वेक्टर का। ठीक है, ये डी अलग है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन। ध्यान रखना, ये डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन और इस डी की वैल्यू कैपिटल डी की वैल्यू है डी और मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास ये फॉर्म 2 है और इसको हम कैसी वैल्यू आती है इसकी? ये आती है कांस्टेंट वैल्यू। हम इसको कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आर क्या है हमारे पास? पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट x y z हैं ऑन प्लेन पर। और ये है हमारे पास नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन। और ये फॉर्म कैसी है? ये फॉर्म है हमारे पास वेक्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये? वेक्टर फॉर्म। इसी की हम कार्टेशियन फॉर्म निकालेंगे। तो कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकलेगी? आर की वैल्यू पुट कर देंगे एक्स आई वाई जे प्लस का जेड के, और एन वेक्टर हमें मिलेगा, एन वेक्टर जो है हमें मिलेगा, एन वेक्टर है एल नहीं, यहां पर आएंगे डायरेक्शन रेशो ए आई प्लस बी जे प्लस जेड के। ठीक है, क्योंकि यूनिट वेक्टर के जो हमारे पास मिलते हैं कांस्टेंट जो मिलते हैं वो क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन। और यूनिट वेक्टर क्या होता है? एन वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। तो एन वेक्टर हमें मिलेगा यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई में एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इससे जो निकल कर आएगा, क्या निकल कर आएंगे हमारे पास? डायरेक्शन रेशो। ए बी सी क्या है? ए बी सी ये है डायरेक्शन रेशो। यहाँ से तो कार्टेशियन फॉर्म निकल कर आएगी एक्स आई वाई जे जेड के डॉट
ए आई बी जे जेड के इज इक्वल टू डी, मैंने वैल्यू यहाँ पर ही रखी है इसमें, ठीक है। ये मिलेगा हमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। ये कैसी फॉर्म है? कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, जहाँ पर वेयर ए बी सी क्या है हमारे पास? डायरेक्शन, रेशोज, और डी है हमारे पास कांस्टेंट। कहने का मतलब ये हुआ, जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन है उसकी दो इक्वेशन आई हैं, फॉर्म 2 जिसमें हमें नॉर्मल वेक्टर होगा, और फॉर्म 1 जिसमें हमें यूनिट वेक्टर होगा। ये ध्यान रखना है तुम्हें, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी और इसमें कैपिटल डी कांस्टेंट होगी, जिसकी वैल्यू स्मॉल डी और मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। नॉन कोलिनियर मतलब जो एक ही लाइन में नहीं है। ये मैंने एक प्लेन बनाया है, ठीक है, और इस पर 3 मैंने नॉन कोलिनियर पॉइंट यहाँ पर लिए हैं। तो मैंने क्या करता हूँ, यहाँ पर ए के पॉइंट मान लेते हैं हम लोग x1 y1 z1, ठीक है। बी के पॉइंट मानेंगे हम x2 y2 z2 जो कोऑर्डिनेट है इसके। सी के पॉइंट मान लेंगे हम x3 y3 z3, ठीक है। इन दोनों को हम यहाँ पर मिला दिया, ये वेक्टर मिलेगा हमें AC, ठीक है। ये वेक्टर मिलेगा हमें AB, ठीक है। और इस पॉइंट पे वेक्टर हमें मिलेगा A वेक्टर, मान लेंगे A वेक्टर, और इस पॉइंट पे मिलेगा B वेक्टर, और इस पॉइंट पर मिल जाएगा C वेक्टर। क्लियर है यहाँ पर? और इसी प्लेन पर कहीं भी, इस पूरे प्लेन पर कहीं भी एक P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं x y z, ठीक है। ये जो मिलेगा हमें AP जो मिलेगा, ये मिल जाएगा R वेक्टर हमें, ठीक है। इसको हम मान लेंगे R वेक्टर। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये हमारे पास पॉइंट है कोई B, ये A पॉइंट है, और ये हमारे पास C पॉइंट है, ठीक है। ये C वेक्टर मानो या C पॉइंट मानो। तो हमें कोई ऐसा वेक्टर देखना है जो इसके भी परपेंडिकुलर हो, इसके भी परपेंडिकुलर हो। तो वो किस निकल कर आता है? ये हमारे पास है वेक्टर जो इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। ये होता है AB क्रॉस AC, AB क्रॉस AC। क्लियर हुआ? हमारे पास दो वेक्टर हैं, उसको कोई परपेंडिकुलर निकालेंगे तो परपेंडिकुलर में क्या आता है? क्रॉस प्रोडक्ट आता है। पहले ही हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं, ठीक है। तो हमें निकालना इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। तो हमारे पास जो मिलेगी इक्वेशन वो ये मिलेगी, अगर मैं AP वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ AB क्रॉस AC का, AB क्रॉस AC का, वो मिलेगा हमें 0, ठीक है। वो क्या मिलेगा हमें? 0 मिलेगा। अब मैं वैल्यू रख देता हूँ, ठीक है, वैल्यू रख देता हूँ। हमें निकालना AP है ना, हमें निकालना AP वेक्टर। तो AP वेक्टर कैसे निकलेगा? R वेक्टर माइनस A वेक्टर, ऐसे तो निकालते आ रहे हैं हम, ठीक है। तो AP की तो वैल्यू हो गई R वेक्टर माइनस A वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। AB कैसे निकालोगे? ये सॉरी, ये C है तो यहाँ पर हम C मानेंगे, ये B है तो हम यहाँ पर B मानेंगे। तो AB कैसे निकालोगे? B माइनस A, B माइनस A, ठीक है। क्रॉस AC कैसे निकालोगे? C माइनस A इज इक्वल टू 0। ये जो फॉर्म मिलेगी ये कहलाएगी इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन वेक्टर फॉर्म। ये कैसी होगी? वेक्टर फॉर्म या वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3
पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, जब ये ए बी वैक्टर और ए सी वैक्टर प्लेन किस पर लाई कर रहे हैं, प्लेन पर, तो इसके जो मिलेगा परपेंडिकुलर, हमें क्या मिला, परपेंडिकुलर ए बी क्रॉस ए सी। ठीक है, अब हमें जो है इसकी निकालनी है कार्टेशियन इक्वेशन। क्या निकालनी है हमें, कार्टेशियन इक्वेशन। तो कार्टेशियन इक्वेशन के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हम यूज़ करने जा रहे हैं एक न्यू कॉन्सेप्ट का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, STP। ठीक है, अगर हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी है, इसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट से। इसको हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या यूज़ कर रहे हैं हम, यूज़ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये यूज़ कर कर हम यहां से निकालेंगे कार्टेशियन इक्वेशन। देखिए, इफ़ अगर हमारे पास ए वेक्टर है a1i प्लस b1j प्लस c1k और बी वेक्टर है b1i प्लस b2j प्लस b3k और सी वेक्टर है हमारे पास c1i प्लस c2j प्लस c3k, तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना होगा डिटर्मिनेंट में। ए के हमारे पास जो यहाँ पर ये दे रखे हैं, इसके कोफिशिएंट i j के a1 b1 c1 और ए है ना हमारे पास, तो इसको a1 a2 माना ना, हाँ a1 a2 a3 मानो इसको। a1 a2 a3, इसके हो जाएगा b1 b2 b3 c1 c2 c3। इसी तरह से हमें जो वेक्टर इक्वेशन है उसको कन्वर्ट करनी है हमें कार्टेशियन इक्वेशन में। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करनी है हमें कार्टेशियन इक्वेशन में। अब ध्यान से देखो, आर वेक्टर क्या होता है हमारे पास, आर वेक्टर पॉइंट एक्स वाई जेड है, तो एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, माइनस ए वेक्टर है हमारे पास, ये ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर मिलेगा हमें x1 i y1 j z1 के। ठीक है, और बी वेक्टर हमें कितना मिलेगा, बी के पॉइंट है x2 y2, तो x2 i y2 j z2 के। और सी वेक्टर कितना मिलेगा तीसरे पॉइंट का, x3 i y3 j z3 के। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो a है ये है हमारे पास r माइनस ए, तो r माइनस ए करोगे तो x माइनस x1। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वेक्टर फॉर्म भी, तो r वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट b माइनस ए वेक्टर क्रॉस c माइनस ए वेक्टर। अब मैं यहाँ से मैं कार्टेशियन फॉर्म निकालने जा रहा हूँ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज़ कर कर। ठीक है, ये है हमारे पास इजिकल टू, ये तो जीरो है ना। ठीक है, इजिकल टू जीरो है, तो यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, r माइनस ए की जगह x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। ठीक है, ये हो गया हमारे पास b माइनस ए मतलब x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। इसी तरह से c माइनस ए x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1। तो ये हो जाएगा हमारे पास x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 इजिकल टू ज़ीरो। ये जो मिलेगी हमें, ये क्या मिलेगी, कार्टेशियन इक्वेशन 3 पासिंग थ्रू द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, ये मिलेगी हमें कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, नोट करें, फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट।
ये हमने एक प्लेन बनाया है, ठीक है। यहाँ पे एक इसके एक्स वाई जेड एक्सिस है, ठीक है। तो इसके परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, नॉर्मल वेक्टर है, जो हमारे पास दिया गया है क्या, नॉर्मल वेक्टर। और एक पॉइंट दिया गया है जिसको हम मान लेते हैं, ये यहाँ पर कोई पॉइंट है ए पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट जो दिया गया है उसको मानते हैं हम x1 y1 z1। और एक हम पॉइंट अपने पास से ले रहे हैं, इस प्लेन पर कहीं भी हो सकता है वो, हमने ले लिया पॉइंट P। जिस पॉइंट को हम लेते हैं एनीवेयर, कहीं भी हो सकता है, तो उसके जो कोऑर्डिनेट लेते हैं x y z, ये ध्यान रखना। जो गिवन पॉइंट है उसके x1 y1 z1, और जो एनी पॉइंट जो प्लेन पर कहीं भी हो सकता है उसको जनरली P से डिनोट करते हैं, और कोऑर्डिनेट है x y z, ठीक है। इसको हम ओरिजिन से मिलाएंगे, ये हमने इन पॉइंट को ओरिजिन से मिला दिया, ठीक है। और हमें ये वेक्टर मिलेगा एक पी ए वेक्टर। इनको जब मिलाएंगे तो ये भी किस पे लाई करेगा, ये भी प्लेन पर लाई करेगा, पी ए वेक्टर, ठीक है। पी ए वेक्टर प्लेन पर लाई कर रहा है, और इसके परपेंडिकुलर क्या है, एन वेक्टर। जो परपेंडिकुलर है उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0। बस इतना अगर समझ में आ गया आपके, तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट समझ में आ जाएगा। दोबारा सुने, ये P पॉइंट है, ये A है, यहां से हमने इसके पोजीशन वेक्टर निकाले, ठीक है। P A वेक्टर भी मिलेगा प्लेन पर, ठीक है। तो जो प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर है, और जो पी ए वेक्टर ये लाई कर रहा है प्लेन पर, तो इसके भी तो परपेंडिकुलर हुआ नॉर्मल वेक्टर। जब परपेंडिकुलर हो गया उनका डॉट प्रोडक्ट हो गया कितना, 0, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, पी ए वेक्टर लाई ऑन प्लेन नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन। इतना समझ में आ गया तुम्हारे क्या, पी ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट एन वेक्टर ये परपेंडिकुलर हैं, तो हमें क्या मिलेगा, 0, ठीक है। तो यहां से हमें निकालना है पी ए वेक्टर। अब मुझे बताओ पी ए वेक्टर कैसे निकालोगे। पी ए वेक्टर मतलब ए माइनस आर, ये हम आर मानते हैं, ये ए वेक्टर है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ से कैसे निकालोगे, ये हो जाएगा हमारे पास पी ए निकालने हैं हम, क्या निकालने हैं, पी ए, ठीक। अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल लॉ भी लगाते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल लॉ भी लगा के देख ले, तो देखो ट्रायंगल लॉ से भी क्या आएगा। अगर हम ट्रायंगल लॉ इसमें यूज़ करते हैं तो ये हो जाएगा ओ ए वेक्टर, ठीक है, ओ ए वेक्टर और पी ए वेक्टर इज इक्वल टू ओ पी वेक्टर, ठीक है। तो ओ ए वेक्टर है हमारे पास ए वेक्टर, पी ए हमें पता नहीं है पी ए वेक्टर, ओ पी वेक्टर है आर वेक्टर। तो यहां से पी ए की वैल्यू क्या आ गई, आर माइनस ए वेक्टर। इस वैल्यू को मैं यहां पुट करने जा रहा हूं, पी ए की जगह क्या रख रहा हूं, आर माइनस ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट नॉर्मल के साथ इज इक्वल टू 0। यही मिलेगी हमें इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन जो पूछी गई है, ठीक है। अब मैं लिख देता हूं यहां पर ये क्या क्या है। ये आर वेक्टर आप लोग जानते हैं, ये पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट, है ना। ये पी हमारे पास एनी पॉइंट ऑन प्लेन, पी पॉइंट है एक्स वाई जेड, ठीक है। मैं सारी चीज़ नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, पी जो है हमारे पास एनी पॉइंट ऑन प्लेन, ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, समझना चाहिए इतना, है ना। क्योंकि ज़्यादा थ्योरी हो जाएगी तो वीडियो भी बहुत लंबी हो जाती है, और फिर उसमें बोरिंग होने के देखने में। मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही समझा रहा हूँ, वही मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ। और जो बॉक्स के अंदर कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है जिसको हमें क्वेश्चन करने में ज़रूरत पड़ेगी। ए वेक्टर है हमारे पास जो गिवन वेक्टर है, ये भी क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ गिवन पॉइंट ऑन प्लेन, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास x1 y1 z1, ठीक है।
और एन आप लोग जानते ही हो, नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन, नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन, इतना आप लोग इसे नोट कर लें। ठीक है, तो नॉर्मल वेक्टर को अगर हम डिनोट करें तो ये हो जाते हैं डायरेक्शन रेशोज ए आई प्लस बी जे प्लस जेड के, और आर वेक्टर है हमारे पास एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, और ए वेक्टर मिल जाएगा, में पॉइंट दिए गए हैं तो एक्स वन आई वाई वन जे जेड वन के। यहीं से हम निकालेंगे इसकी कार्टेशियन फॉर्म। ये कैसी फॉर्म है? ये है वेक्टर फॉर्म। ठीक है, यहीं से हम कैसी फॉर्म निकालेंगे इसकी? कार्टेशियन फॉर्म। देखो इसमें मैं ये सब वैल्यू रखने जा रहा हूं। ठीक है, लिख देता हूं यहां पर कार्टेशियन फॉर्म के लिए हम यहां पर वर्क कर रहे हैं। कार्टेशियन फॉर्म, आर माइनस ए का मतलब है एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, आर माइनस ए का मतलब एक्स माइनस एक्स वन आई, वाई माइनस वाई वन जे, जेड माइनस जेड वन के, डॉट प्रोडक्ट, नॉर्मल वेक्टर है हमारे पास ए आई बी जे जेड के इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से जब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आई डॉट आई वन, तो ए एक्स माइनस एक्स वन बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। ये मिल जाएगी कार्टेशियन इक्वेशन। यहां तक नोट करें। पॉइंट 4, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब हमें प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म निकालनी है। प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा या 2D में एक्स वाई ज्योमेट्री जो होती है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट में कोई हमारे पास लाइन दी जाती थी, यहाँ से यहाँ तक ये कट करती थी लाइन एक्स एक्सिस पर ए डिस्टेंस है, और यहाँ पे वाई एक्सिस पर कट करती थी बी डिस्टेंस है। तो इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म आती थी एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। यही यहाँ पर जो है एक एक्सिस और ऐड हो गई है जेड, तो ये आ गया हमारे पास टॉपिक 3D में प्लेन। ठीक है, इसकी इक्वेशन ऑफ प्लेन की अगर हम बात करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म एक्स अपॉन में ए, ये क्यों होगी? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ओरिजिन से, इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस होगी एक्स एक्सिस से, तो ए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी बी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी सी। तो इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाएगी एक्स अपॉन में ए प्लस वाई अपॉन में बी प्लस जेड अपॉन में सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, इसमें क्या जो यूनिट वेक्टर है आई जे के इसमें है नहीं है, तो इसलिए ये जो फॉर्म है ये है कार्टेशियन फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी वाली? कार्टेशियन वाली। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ से वेक्टर फॉर्म भी निकालनी है। तो वेक्टर फॉर्म कैसे निकालोगे? जिसमें वेक्टर आ जाएंगे वो वेक्टर फॉर्म होगी। तो वेक्टर फॉर्म इस तरह से निकालोगे, प्लेन के परपेंडिकुलर एक हमने नॉर्मल ड्रॉ करा एन वेक्टर। ठीक है, एन वेक्टर, स्मॉल एन लो या कैपिटल एन लो, कोई दिक्कत नहीं है। एन वेक्टर जो क्या है हमारे पास 1 अपॉन में आई कैप, 1 अपॉन में बी कैप जे कैप, 1 अपॉन में सी कैप। ठीक है, और आर वेक्टर क्या होता है? एक्स आई वाई जे जेड के, इसको तो सभी जानते हैं, है ना। तो यहाँ से अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग आर। ठीक है, ये एक्स वाई जेड आएंगे, आर डॉट प्रोडक्ट दोनों की मल्टीप्लाई होगी क्या? एन, एन आ गया 1 अपॉन में आई, 1 अपॉन में बी जे कैप, 1 अपॉन में सी के कैप इज इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखो, आर की जगह अगर हम ये रखते हैं यहाँ पर, है ना, तो आर की जगह अब यहाँ पर ये नहीं रखना चाह रहे हम आर की वैल्यू रख देते हैं एक्स आई वाई जे जेड के। ठीक है, इनका डॉट प्रोडक्ट देखो, इसका डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई वन, तो एक्स अपॉन ए, इसका हो जाएगा वाई अपॉन बी, ये हो जाएगा हमारे पास जेड अपॉन में सी इज इक्वल टू 1। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आर वेक्टर, इसको लिख सकते हैं हम एन वेक्टर।
तो हो जाएगा आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट हमारे पास, तो ये हो जाएगा डी। वेक्टर में क्या था, कैपिटल डी, और यहाँ पर यूनिट वेक्टर होता तो आता स्मॉल डी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये कैपिटल डी है, यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट दिया गया है, तो ये हो जाएगी वेक्टर फॉर्म। नंबर 5, प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन। यहाँ पर दो प्लेन दिए गए हैं, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, मैंने यहाँ पर बनाया है, और इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो ये लाइन बननी है, इससे एक प्लेन बन रहा है जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी होगी। इस लाइन से तो बहुत सारे प्लेन बन सकते हैं ना, अगर थोड़ा सा भी हम इसको चेंज करेंगे, इस पॉइंट से बहुत सारे प्लेन बनेंगे, इनफाइनाइट प्लेन बनेंगे। जैसे किताब होती है, किताब के जो पन्ने पलटते हैं, है ना, तो इस तरह के जो प्लेन बनेंगे, लेकिन हमें जो है एक पर्टिकुलर प्लेन की इक्वेशन यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। ठीक है, सपोज करो ये हमारे पास प्लेन, इसको मान लेते हैं हम पाई1, पाई मतलब प्लेन, ठीक है, और ये प्लेन हो गया हमारे पास पाई2, और इसकी हमें इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, तो प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, अगर ये हमारे पास पाई1 प्लेन है, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, आर वेक्टर डॉट n1, कोई नॉर्मल होगा इस पर, ठीक है, n1 इज इक्वल टू d1। पाई2 प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी आर वेक्टर n2, मान लिया हमने d2। ठीक है, ये हमारे पास क्या मिल गई, इनकी इक्वेशन हमने जो यहाँ पर इनकी लिख ली है। ठीक है, तो इस इक्वेशन ऑफ प्लेन की क्या होगी, जो इंटरसेक्शन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से जो बन रहा है, ठीक है, वो हमें मिलेगी आर वेक्टर, सिंपली हम फार्मूला लिखने जा रहे हैं, n1 प्लस लैम्डा n2 वेक्टर इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, आपको इतना याद रखना है। ठीक है, ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। ठीक है, ये हमारे पास आई है कौन सी फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, ये जो इक्वेशन आई है, ये वाले पास हमारे पास इक्वेशन आई है, ये फैमिली ऑफ प्लेन्स की, बहुत सारे प्लेन होंगे इस लाइन से जो बनेंगे, बहुत सारे प्लेन बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, बट लैम्डा की वैल्यू जैसे चेंज करेंगे हमें पर्टिकुलर प्लेन मिलता रहेगा। लैम्डा की वैल्यू चेंज करेंगे, कुछ लैम्डा की वैल्यू 1 रखी तो अलग प्लेन मिलेगा, 2 रखी तो दूसरा प्लेन मिलेगा, जो इसी इंटरसेक्शन से बन रहा होगा। करंटली दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ प्लेन्स but for a particular plane condition for lambda will be given, जो लैम्डा की वैल्यू दी होगी तभी हमारे पास कोई पर्टिकुलर प्लेन निकल के आएगा, ये डिपेंड करेगा लैम्डा पर। ठीक है, ये हमारी हो गई वेक्टर फॉर्म। अब हम बात करने जा रहे हैं इसकी कार्टेशियन इक्वेशन की, कार्टेशियन फॉर्म की, फॉर कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन के लिए हमें जो n वेक्टर लिया है उसको हम डिफाइन कर लेते हैं। n वेक्टर हो जाएगा a1i b1j और c1k। ठीक है, इसी तरह से r वेक्टर हमें मिल जाएगा xi प्लस yj प्लस zk। यहाँ से हम लिखेंगे इसकी वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले हम पाई1 प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म लिखेंगे, फिर पाई2 की,
फिर लास्ट में जो इंटरसेक्शन से जो प्लेन बनना है उसकी कार्टेशियन फॉर्म लिखेंगे। तो पहले हम पाई वन जो प्लेन है हमारे पास पाई वन की बात कर रहे हैं, ठीक है, पाई वन प्लेन। तो क्या हो जाएगी कार्टेशियन इक्वेशन, यहाँ पे वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ मैं दोनों की। तो ये हो जाएगा हमारे पास आर की वैल्यू है एक्स आई वाई जे जेड के डॉट, एन की वैल्यू है ए वन आई बी वन जे सी वन के इज इक्वल टू डी वन, ठीक है। यहाँ से हमें निकालना है इसका डॉट प्रोडक्ट। तो x और ए वन आई डॉट आई वन हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ए वन एक्स, ठीक है, ए वन एक्स बी वन वाई सी वन जेड इज इक्वल टू डी वन। सिमिलरली पाई टू लिखेंगे हम, जो प्लेन है पाई टू, ठीक है, उसकी हम कार्टेशियन फॉर्म लिखेंगे। तो n2 वेक्टर कितना हो जाएगा, a2i b2j c2k, और r वेक्टर है हमारे पास xi yj zk, ठीक है। तो ये वैल्यू मैं किस में रखने जा रहा हूँ, जो हमारे पास पाई टू प्लेन है, ठीक है। देखिए पाई टू प्लेन है हमारे पास r वेक्टर n2 वेक्टर इज इक्वल टू d2। तो ये हमें मिलेगा xi वाई जे जेड के का डॉट प्रोडक्ट ए टू आई बी टू जे सी टू जेड इज इक्वल टू डी टू। यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए टू एक्स बी टू वाई सी टू जेड इज इक्वल टू डी टू। कार्टेशियन फॉर्म चाहिए किसकी, जो प्लेन हमारे पास इंटरसेक्शन से बनना है इसकी, ठीक है। तो अब सबकी वैल्यू आ गई है मेरे पास, इन सबकी वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगा, हमें इसकी कार्टेशियन फॉर्म निकल जाएगी। तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या मिल जाएगी हमें इंटरसेक्शन प्लेन की, इसको हम a1x प्लस b1y प्लस c1z इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ से हमने ऐड करा तो ये हो जाएगा हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d1 प्लस लेमडा d2। तो यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा, लेमडा, ठीक है। तो इक्वेशन आ गई हमारे पास, ये इक्वेशन आ गई इसकी कार्टेशियन फॉर्म। हमने क्या करा, पहले d1 की वैल्यू रखी प्लस लेमडा फिर d2 की वैल्यू रखी, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को इधर लेकर आते हैं। तो a1x b1y c1z माइनस आएगा d1 प्लस लेमडा हमारे पास कॉमन आ जाएगा a2x, यहाँ से भी लेमडा कॉमन आ जाएगा ना, माइनस का d2 हो जाएगा a2x b2y c2z माइनस लेमडा d2 इज इक्वल टू 0। और हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक नोट लिख देते हैं, पाई थ्री प्लेन है ना, ये पाई थ्री प्लेन मान लेंगे हम इसको, जो इंटरसेक्शन प्लेन है, पाई थ्री प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स पाई 1 एंड पाई 2। पॉइंट नंबर 6, कोप्लेनरिटी ऑफ 2 पॉइंट्स, ठीक है। कोप्लेनर मतलब क्या होता है, एक ही प्लेन में लाई करे हो, ठीक है। तो कोई प्लेन लेते हैं हम यहाँ पे, ये कोई प्लेन है और ये इस प्लेन पर लाई कर रही है लाइन L1 और इस प्लेन पर लाई कर रही है लाइन L2, ठीक है। इनके पोजीशन वेक्टर अगर हम निकालेंगे तो ये होगा A1, इसका हो गया हमारे पास A2, ठीक है। ये एक ही प्लेन पर है, ये एक ही प्लेन पर है। इसके पहले हम कोई वेक्टर ले रहे हैं B1, ठीक है, और इसके पहले हम कोई वेक्टर ले रहे हैं B2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये फ्री वेक्टर है, कैसा वेक्टर है, ये फ्री वेक्टर है, ये कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी आ सकता है ये,
और किधर भी जा सकता है, ठीक है। फ्री वेक्टर का हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। और ये जो है हमारे पास, अगर मैं पूछूँ ये क्या कितना आएगा, ये वेक्टर फॉर्म आएगी इसकी a2 माइनस a1, ठीक है। a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, ये भी किस पर लाई करेगा, ये भी प्लेन पर लाई करेगा, लाई ऑन प्लेन, ठीक है। अगर हम देखें इक्वेशन ऑफ लाइन L1 क्या होती है वेक्टर फॉर्म की, लैम्डा a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ लाइन L2 ये हो जाएगा a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर, ठीक है। अगर ये दोनों वेक्टर है हमारे पास, सपोज करो ये b1 वेक्टर है और ये b2 वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर कहीं भी जा सकता है। इन दोनों के परपेंडिकुलर जो आएगा वेक्टर वो क्या होगा, b1 क्रॉस b2, ठीक है। जब इन दोनों के परपेंडिकुलर है b1 b2 के, और ये वेक्टर किस पे लाई कर रहे हैं, प्लेन पर, तो प्लेन के परपेंडिकुलर हुआ ये भी b1 क्रॉस b2, परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक है। ये भी किसके परपेंडिकुलर हो गया, प्लेन के परपेंडिकुलर। अगर इसकी हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो मिल जाएगा b2 क्रॉस b1, ये भी परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक है। दोनों के परपेंडिकुलर हुआ ना ये वेक्टर। भाई ये b1 और b2 लाई कर रहे हैं प्लेन पर, इनके परपेंडिकुलर अगर कोई वेक्टर लेंगे वो प्लेन के भी तो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, देख लो। चलिए अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, किसका, a2 माइनस a1 का डॉट b1 क्रॉस b2, तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है, a2 माइनस a1 लाई करा प्लेन पर, इसके परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, b1 क्रॉस b2, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, 0। यही कंडीशन है कोप्लेनरिटी की, ठीक है। ये कंडीशन है हमारे पास फॉर कोप्लेनरिटी की, ठीक है। लेकिन ये कौन सी फॉर्म है, ये है वेक्टर फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म है। अब हम इसी की निकालेंगे कंडीशन कार्टेशियन फॉर्म में। चलिए कार्टेशियन फॉर्म निकालते हैं। कार्टेशियन फॉर्म या कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहां से अगर हम a1 वेक्टर निकालते हैं, a1 वेक्टर क्या हो जाएगा, इसके पॉइंट हम मान लेते हैं, ये जो पॉइंट है इसके x1 y1 z1, इसके हो जाएंगे x2 y2 z2, ठीक है। तो ये जो वेक्टर आएगा a वेक्टर हमारे पास, ये आएगा x1i b1 x1i y1j z1k, और a2 वेक्टर आ जाएगा x2i y2j z2k, ठीक है। इसी तरह से b1 वेक्टर आ जाएगा हमारे पास, b1 वेक्टर आ जाएगा, अगर इसके हम पॉइंट मान लेंगे a1 b1 c1, तो a1i b1j c1k। इसी तरह से b2 वेक्टर आ जाएगा हमारे पास a2i b2j c2k, ठीक है। इन सभी की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, इन सभी की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा मैं बता देता हूँ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एसटीपी बोलते हैं। अगर हमारे पास कोई ए वेक्टर है बी क्रॉस सी, ठीक है, इसका वैल्यू हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट से। कैसे, ठीक है। अगर हमारे पास मान लेते हैं हम a1 वेक्टर जो है वो है a1i a2j a3k, और b1 वेक्टर हम मान लेते हैं b1i प्लस b2j प्लस b3k, और c1 वेक्टर हम मान लेते हैं c1i c2j c3k,
ठीक है, ये समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो डिटर्मिनेंट आता है इसका, इसके जो ए वेक्टर है यहाँ पर हमारे पास ये जो इसके मल्टीपल में आई जे के, ठीक है, ये यहाँ लिखते हैं A1 A2 A3। उसके बाद बी लिख कर लिखेंगे B1 B2 B3 C1 C2 C3। आई जे के जो कोफिशिएंट है ये होता है हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, यही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करने जा रहे हैं यहाँ पर। ये हमारे पास इसको मानेंगे इस तरह से ए वेक्टर, अब B1 क्रॉस B2। तो पहले हम निकाल लेते हैं A2 माइनस A1, ठीक है। तो अगर हम निकालेंगे A2 माइनस A1 वैक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। हम निकालने जा रहे हैं कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म निकालेंगे A2 माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट। पहले हम निकालेंगे A2 माइनस A1 के जो यहाँ पर आ रहे हैं कोफिशिएंट आई जे के ये लिखेंगे, A2 माइनस A1 के ये आ रहे हैं, ठीक है। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ठीक है। तो B1 के क्या हैं, A1 B1 C1, A1 B1 C1 और B2 के हैं A2 B2 C2, ठीक है। इजिकल टू कितना है 0, इजिकल टू 0। तो यहाँ मैं दोबारा लिख देता हूँ इसकी कंडीशन, है ना। दोबारा हम कंडीशन लिख देते हैं x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 A1 B1 C1 A2 B2 C2 इज इक्वल टू 0। यही होगी कार्टेशियन फॉर्म कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी की, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म, ये कार्टेशियन इक्वेशन, ये कंडीशन है फॉर कोप्लेनरिटी की, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। पॉइंट नंबर 7, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। दो प्लेन के बीच में एंगल हमें निकालना होगा, ठीक है। चलिए, ये सपोज करो हमारे पास एक प्लेन है, कोई इस तरह का मैं प्लेन बना रहा हूँ क्योंकि हमें यहाँ पर थोड़ा सा समझना होगा, एंगल निकालना है। π1 हमने प्लेन मान लिया ये, ठीक है, या π2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। एक प्लेन ये है, इसको मान लेते हैं π1 प्लेन, ठीक है। तो इसकी जो इक्वेशन हो जाएगी, क्या हो जाएगी हमारे पास, r वेक्टर डॉट n2 d2 और इसकी इक्वेशन हो जाएगी r वेक्टर डॉट n1 d1, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर ध्यान से देखना, इस प्लेन पर मैं परपेंडिकुलर अगर हम डालें इस पे, इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, नॉर्मल। इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, नॉर्मल, ठीक है। और इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, ये नॉर्मल। नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर। n1 मान लिया हमने, इसका n2 मान लिया। अब मुझे ये बताओ, जो एंगल इसके बीच में होगा, है ना, वही एंगल इन प्लेन्स के बीच में होगा। जो एंगल इनके नॉर्मल वेक्टर के बीच में होगा, वही एंगल इनके प्लेन के बीच में होगा। n1 n2 के बीच में है एंगल थीटा, और ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 90। जब ये वैल्यू 90 हो गई तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। ये एंगल हो गया हमारे पास 90 माइनस थीटा, ठीक है। बस तो यहीं से आ जाएगा हमारे पास, एंगल निकल कर आएगा cos थीटा इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम एक्यूट एंगल के लिए, n1 एक्यूट एंगल ले रहे हैं तो इसलिए हम मॉड लेते हैं, n2 अपॉन में n1 n2। ये बस इतना है हमारे पास इसका फार्मूला, ठीक है। कौन सा एंगल आएगा यहाँ से निकलकर, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। जो ऑब्ट्यूज एंगल पूछा है तो हम क्या करेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 8, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। कोई हमें पॉइंट दिया गया है और प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस क्या होगी।
जब भी डिस्टेंस निकालते हैं तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं, बाकी इससे प्लेन से डिस्टेंस तो बहुत सारी होगी, डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, तब भी वो पूछेगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही वो पूछता है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो यहाँ पर कोई पॉइंट मान लेते हैं हम एम। ठीक है, इस प्लेन की जो इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्म अगर हम लिखें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। ठीक है, इसको कन्वर्ट कराएगा हम वेक्टर फॉर्म में, तो आर डॉट ए आई बी जे सी के इज इक्वल टू डी। तो ये मिलेगा हमें आर वेक्टर, ये मिल जाएगा नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल टू डी। ठीक है, तो हमें ये डिस्टेंस निकालनी है ए एम। इसका मैं फार्मूला लिखने जा रहा हूँ। ए एम की जो डिस्टेंस है ए के और एम के बीच में, वो यहाँ पर हम लेंगे इसका मॉडुलस, डिस्टेंस पॉजिटिव आती है ए एक्स वन, क्योंकि पॉइंट हमारे पास क्या है एक्स वन, ये जनरल पॉइंट था एक्स, कोई एनी पॉइंट, लेकिन ये हमारे पास गिवन पॉइंट एक्स वन, ए एक्स वन, बी वाई वन, सी जेड वन, माइनस का डी इधर हो जाएगा, अपॉन में स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला। कौन सी फॉर्म है ये? कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, इसी की हम निकाल लेंगे वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म में पूछे वो, तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर। ठीक है, इसके जो पॉइंट है यहाँ पर क्या, कौन सा वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी, अपॉन में ये क्या है हमारे पास, नॉर्मल वेक्टर आएगा निकल कर यहाँ से, नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगी हमारे पास वेक्टर फॉर्म। एंगल बिटवीन अ लाइन एंड प्लेन। अब यहाँ पर हमें निकालना है एक प्लेन के बीच में और लाइन के बीच में एंगल क्या होगा। ये हमारे पास कोई लाइन जा रही है, ठीक है, जिसको मान लेते हैं चलो L1, ये L लाइन है, और ये हमारा प्लेन है। इसके परपेंडिकुलर हमने नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ करा, इसके परपेंडिकुलर हमने नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ करा n वेक्टर। ठीक है, अब देखो ये प्लेन है, ये जो वेक्टर हमारे पास लाई कर रहा है किसमें, प्लेन पर। ठीक है, और ये हमारे पास लाइन है, तो ये वाला एंगल क्या है, थीटा, ये एंगल थीटा है। ये जो नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर होता है प्लेन के, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। ये एंगल हो गया हमारे पास 90 माइनस थीटा। ठीक है, एंगल कैसे निकालते हैं हम, जो प्लेन होता है उसका नॉर्मल वेक्टर जो होगा उसके बीच में और लाइन के बीच में हमें एंगल निकालना है। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्या जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, और हमारे पास क्या, ये लाइन है, इनके बीच में जो एंगल है वो कितना होगा, वो हमें निकालना होगा। ठीक है, तो वो होता है हमारे पास, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में एन वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, टोटल का मैग्नीट्यूड यहाँ से हमारे पास निकल कर आएगा एंगल। तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ध्यान देना, इसी में जो है अगर लाइन की बात करें, प्लेन की बात करें, उसमें साइन थीटा आता है, बाकी सब में क्या है, कॉस थीटा। तो एन वेक्टर बी वेक्टर हमारे पास जो लाइन जा रही है इस पर हमारे पास वेक्टर है ये बी वेक्टर। ठीक है, अपॉन में एन वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास फार्मूला आएगा। लाइन और प्लेन के बीच में साइन थीटा आता है, ये ध्यान रखना, कभी इसमें कंफ्यूज हो जाओ। तो ये पॉइंट से 9 इनको जो अच्छे से कर लें, अपनी नोटबुक में नोट कर लें, जो फार्मूलाज हैं, फार्मूले पर बेस ही पूरी जो 3D है, पूरे क्वेश्चन जो है, पूरे एक्सरसाइज जो है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज की, और जितने भी NCERT में एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, सॉल्व एग्जाम्पल्स, वो मैं यहाँ पर नहीं करा रहा हूँ, सॉल्यूशन है आपकी बुक में, वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। पहले खुद ट्राई करेंगे, उसके बाद जो है हेल्प लेंगे, देखेंगे सॉल्यूशन।